पूरे मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं वो आपने यहाँ पर देखे भी, उसी पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ट्रम्प के बहुत सारे बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं मेरे सहयोगी सिद्धांत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिद्धांत, ट्रम्प ने अभी हाल ही में जो बयान नेटो को लेकर कहा कि जब वक्त आया तो आप सब पीछे हट गए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्या लग रहा है यहाँ से शुरुआत तो पहले ही हो गई थी एक तरीके से फूट की, जब ये पुतिन से बातचीत करने पहुंच गए थे, तो अब जिस तरीके से एकदम ही अलग हो गया, नेटो ने एकदम पीछे अपना रुख अख्तियार कर लिया, आपको क्या लग रहा है आगे आने वाला समय कैसा रहेगा नेटो के भविष्य के लिए? नहीं देखिए, जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, होली काउ कहा जाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि कुछ भी हो जाए ये दो भाई कभी अलग नहीं हो सकते हैं, यूरोप और अमेरिका। तो इसमें जो दरार पड़ने का जो मसला है ये ट्रम्प के आने के बाद से शुरू हो चुका था। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जैसा कि जेडी वैंस ने बोला, उसके बाद तमाम ऐसे स्टिकिंग पॉइंट्स आए दोनों के बीच में। ग्रीनलैंड का एक मुद्दा था, फिर रशिया के साथ युद्ध का एक मुद्दा था। यूरोप को नहीं पसंद था ट्रम्प जैसे सीधा रशिया से बात कर रहे हैं, उनको अलास्का बुलाया, तो ये हर एक महीने में एक मुद्दा आ जाता था बीच में। अब जो एक विकट परिस्थिति आ गई है अमेरिका के सामने वो ये है कि वो यूरोपीय देशों से, नेटो देशों से कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और हॉर्मुज़ में वॉरशिप्स भेजते हैं और हॉर्मुज़ को खुलवाते हैं, ईरान से लड़ते हैं, हॉर्मुज़ को खुलवाते हैं। तो ये प्रपोजल उन्होंने सबको दिया था और चाइना को भी दिया था, उसके साथ उन्होंने चाइना को भी जोड़ा था। तो जिसपे जो भी यूरोपीय देश है, नेटो का देश है, वो कह रहा है भाई ये आपका युद्ध है, हम इसमें आप हमें क्यों घसीट रहे हैं। तो फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, यूनाइटेड किंगडम ने मना कर दिया, फिर इधर जो और एलाइज हैं ईस्ट में, यूएस के, जापान, नॉर्थ कोरिया, सब ने मना कर दिया। तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा है राष्ट्रपति ट्रम्प को। तो उन्होंने फिर कल अपने अंदाज में खरी खोटी सुनाई इन देशों को कि हमें ज़रूरत ही नहीं, कभी ज़रूरत थी भी नहीं, और हम खुद ही सक्षम है, हमने वैसे भी ईरान को, हमने वैसे भी ईरान को खत्म किया। लेकिन इस पे अगर आप लीगली देखें तो आर्टिकल क्या बोलता है नेटो का? आर्टिकल 5 बोलता है कि अगर एक देश पे हमला तो सारे देशों पे हमला। तो अब ऐसे तो अमेरिका ये कह सकता है कि भाई हमारे मिलिट्री बेस और हमारे जो सैन्य ठिकाने, इनडायरेक्ट हमला आप कह सकते हैं, सीधे तौर पर तो नहीं, अगर यूएस के डिप्लोमेटिक मिशन हिट कर रहा है ईरान तो सीधा हमला उसे माना जाएगा, डिप्लोमेटिक मिशन और सैन्य ठिकाने। बट जो नेटो से दलील सुनने में आ रही है वो ये है कि भाई ये ऑफेंसिव है, ये आप युद्ध में गए हैं, आप पे हमला नहीं हुआ है। तो ये एक दलील सुनने में आ रही है। हालांकि मना तो उन देशों ने मुंह पे ही कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, हम सीधा ईरान से बात करेंगे, अपने जहाज छुड़वाएंगे, जैसा भारत ने किया है। जैसे भारत ने हमें जहाज छुड़वाए, हम भी सीधा बात करेंगे और जहाज छुड़वाएंगे, हम नहीं जा रहे। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक यूएई है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि यूएस का एलाय है, जिसने ये इच्छा जाहिर की है कि हम यूएस के ये मिशंस को कैरी करेंगे। तो आगे आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि, अभी तो मुझे लग रहा है शायद ट्रम्प की वजह से कोई नहीं चाह रहा, कोई भी नेटो नेशन नहीं चाह रहा है कि वो उनका साथ दें, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता है, मिड टर्म इलेक्शन में सब कुछ क्लियर हो भी जाएगा, तब क्या लग रहा है आपको, थोड़े से ट्रम्प पीछे अपने पैर खींचते हुए नजर आएंगे उस दौरान जब मिड टर्म इलेक्शन में, ईरान युद्ध में, इस पूरे युद्ध में, और नेटो को लेकर भी, क्योंकि अब तक उन्होंने नेटो की बातें सुनी भी नहीं है, यूक्रेन को लेकर वो बार बार बोलते हैं आप क्यों रूस से बात कर रहे हैं। ये बड़ा पेचीदा सा एक मामला है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अपने तरीके से विश्व को चलाना चाहते हैं, ना किसी को सुनना पसंद करते हैं, ना किसी को सुनना पसंद कर सकते हैं। लॉरा लूमर टाइप के उनके एडवाइजर्स कुछ हैं जिनको वो सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि लॉरा लूमर ने खुद कहा कि वो कई बार हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करती है। तो एक उनका तरीका है, एक ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं। तो उसमें वो एक जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डीलिंग है दूसरी कंट्री के साथ, वो उसको रिप्लेस करते हैं अपने अंदाज से। तो अब आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो ठीक है। लेकिन हाँ, मिड टर्म के बाद अगर एक बार फिर से डेमोक्रेट्स हाउस में आ जाते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आधी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक होगा। अप्रूवल रेटिंग्स उनकी ऑलरेडी नीचे जा चुकी हैं ईरान युद्ध के बाद। तो ऐसा जो वहाँ के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है रिपब्लिकन्स का हाउस में मिड टर्म में वापस आना। डेमोक्रेट्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा, पहले अटकलें इसी बात की थी, और इससे पहले जब ईरान युद्ध छिड़ने भी वाला था, जब हमला करने वाला था अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पे, तो ट्रम्प को ये कहा गया था उनके सलाहकार समूह की ओर से कि मत लड़िए, आपके लिए फायदे की बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बॉडी बैग्स आए तो आपके मिड टर्म इलेक्शन में पूरे प्रभाव पड़ेंगे। करेक्ट। अब हालात क्योंकि बहुत ज्यादा बदतर हो गए, तो ट्रम्प के लिए क्या सिचुएशन है, मतलब वो पैर पीछे भी नहीं खींच सकते और पूरा युद्ध भी खुद से नहीं लड़ सकते। तो जो एक नैरेटिव चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, पूरी दुनिया भर में, वो ये है कि ये इजराइल का वॉर है जो कि अमेरिका लड़ रहा है। इजराइल कहता है कि भाई अमेरिका और इजराइल एक है, सिंक में है।
जो बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में रिपब्लिकन जो 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 वोटर हैं या समर्थक रिपब्लिकन पार्टी के भी मैगा बेस के भी आते हैं, वो भी ये मानते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ये युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए ट्रम्प को। अभी तक जो अपनी साख बना रहे थे वो प्रेसिडेंट परस्यूइंग पीस की बना रहे थे, अब उन्होंने पूरा रिवर्स कर दिया और पहले मडूरो को कैप्चर किया, चलिए वो तो जैसे तैसे सेटल हो गया, आपका नेबर है तो कुछ कर नहीं पाया, छोटी ताकत है, ईरान मिसाइल माइट है तो उसने रायता फैला दिया। तो अब उनकी लगातार निंदा हो रही है और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते नहीं दिख रहे, रिजीम चेंज हो नहीं रहा है। आप कह तो रहे हो कि हमने सब ठिकाने नष्ट कर दिए, लेकिन वहां से मिसाइलें और ड्रोन अभी भी आ रहे हैं, और तो इतनी उम्मीद अमेरिका को अब भी देखिए नहीं ना, तीन ऐसे लोग हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो, मैं ये कहूंगा खुले रूप से तो एक ही शख्स अभी आया है जो उनका डायरेक्टर ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ है, उसने कल रिजाइन कर दिया और ट्रम्प के युद्ध को लेकर और सीधा कहा कि भाई ये युद्ध एक इजरायली लॉबी जो यूएस में है, जो कि बड़ी पावरफुल है, उसके दबाव में राष्ट्रपति ट्रम्प ने शुरू किया है। तुलसी कब्बार जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उनका एक पोस्ट आया, उन्होंने लिखा कि भाई ठीक है हमने इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराए थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था वो ट्रम्प ने लिया। बड़े ही दिमाग लगा के वाइजली वो ट्वीट को फ्रेम किया गया है। फिर जो जेडी वैंस हैं जो वाइस राष्ट्रपति हैं, तो जब मडूरो को कैप्चर किया था अमेरिका ने तो ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे थे, लिख रहे थे, सब बातें की जा रही थी। ईरान में पूरा शांति बनाए हुए हैं, वो सिर्फ अमेरिका के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं अपने। अगर आप उनकी ट्विटर की टाइमलाइन देखिए, एक्स की टाइमलाइन देखिए, उनका सिर्फ एक ट्वीट आया है ईरान मसले को लेके, और वो भी सिर्फ जो फॉलन सोल्जर्स हैं यूएस के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। तो ये प्रतीत करता है कि, और शायद उन्होंने बस एक फॉक्स न्यूज से बात की, ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं दिए ईरान मसले पे, तो इससे ये एक साफ इशारा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक क्रैक है और लोग ये बात नहीं पसंद कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका को इजराइल ने इस युद्ध में घसीटा। नैरेटिव ये है, और अमेरिका को अभी ये युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। तो अब इसको इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इजरायली दिमाग के हिसाब से या नेतन्याहू के दिमाग के हिसाब से ट्रम्प इस वक्त काम कर रहे हैं। हम इससे पहले कह रहे थे ना, ये तंज की तरफ ले सकते हैं इसको कि मोसाद की इंटेलिजेंस ईरान के अंदर तक घुसी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इंटेलिजेंस इस वक्त इजरायली इंटेलिजेंस वो ट्रम्प के दिमाग में भी काम कर रही है, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल ये कहा जाना मुमकिन है, क्योंकि जो नैरेटिव है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का नैरेटिव है, जो इंडिया जो वर्ल्ड में नैरेटिव, वो यही कह रहा है। क्योंकि अभी देखिए दूसरे चरण की वार्तालाप चल रही थी ईरान के साथ, तो ऐसा लग रहा था अमेरिका ईरान को मौका देना चाहता है, ठीक है। अच्छा, आप क्लेम कर रहे हो कि जो उनकी यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम था उसको आपने नष्ट कर दिया जून में, तो बचा क्या, एक बैलिस्टिक मिसाइल आपको खत्म करनी थी और एक अली खामनाई को असैसिनेट करना था, जो कि आपका अल्टीमेट, और रिजीम चेंज था। तो रिजीम चेंज आप कर नहीं पा रहे हो, अली खामनाई को आपने मार दिया। बैलिस्टिक मिसाइल आप कह तो रहे हो कि हम रोज ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, बट वो भी अब ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब एक्शन से अभी भी लगातार मिसाइलें और ड्रोन्स आ रही हैं। तो लोगों का कहना था कि ईरान को और मौके दिए जाने चाहिए वार्तालाप के। आपने सेकंड राउंड में अटैक जब वार्तालाप चल रही थी जिनीवा में, और ये धोखे की तरह लग रहा था, था ये धोखे की तरह लग रहा के जरिए तो ईरान तो यही बात कह रहा है कि आपने हमें फिर धोखा दिया। इससे पहले 2019 में भी धोखा दे चुके हैं, जेसीपीओ से वॉकआउट कर दिया था ट्रम्प ने, ठीक है। तो उसके बाद कासिम सुलेमानी जो IRGC के कमांडर थे उनको मार दिया था। तो ईरान अभी भी ये बात कह रहा है। तो देखिए, जो CIA की घड़ी थी उसमें ईरान का टाइम तो सेट हो चुका था। ये पिक्चर बड़ी क्लियर दिख रही थी जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपना चुनाव जीता था। उसके बाद लग रहा था ईरान फ्रंट जो है वो अमेरिका खोलेगा एक बार। जून में खुला, फिर बंद हो गया। गुड सेंस प्रिवेल्ड। इस बार खुला तो रायता फैल गया। तो ये लग रहा था घड़ी में, लेकिन इतनी जल्दी वक्त आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सबको ये लग रहा था हो सकता है मिड टर्म के पहले या मिड टर्म के बाद अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए जाए, इस तरह की चीजें। हालांकि इससे कोई पॉपुलैरिटी तो नहीं बढ़ती। उनके बार-बार जो सलाहकार भी थे वो भी उनको यही कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, जो आपकी पीस इमेज है ना वो डिस्ट्रॉय होगी। आप देखिए ना कितने यूएस सोल्जर्स मार दिए गए, उनके एयरक्राफ्ट डाउन हो गए, उनकी बेसिस के रडार सिस्टम, उनकी वजह से अरब नेशंस के साथ रिलेशंस, मुझे लगता है थोड़ा सा भरोसा जो था वो टूटेगा। कुवैत का एयर स्पेस था या कौन सा एयर स्पेस था जहाँ पे F-16 डाउन हो गए, उन्हीं के फ्रेंडली फायर जिसे कहते हैं उसमें और कई सारे जवानों को आपने वापस बुला लिया, एम्बेसीज खाली करनी पड़ गई। तो ये नौबत तो इससे पहले कभी नहीं आई। और तो ये तो सिचुएशन ऐसी भी है ना कि अरब नेशंस को आपने पहले कहा कि हम आपको तेल देंगे, आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, और आपने अपने ही जवानों को वापस बुला लिया, उनको छोड़ दिया। और आप 3 हफ्ते तो हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे। एग्जैक्टली, ठीक है, 3 हफ्ते हो गए, इतनी बड़ी और सैन्य जब शक्ति आप इतने
इतने शक्तिशाली हैं, पहली बात तो सिद्धांत यही है, जब आप इतने शक्तिशाली तो आपको नेटो की भी क्या जरूरत पड़ रही है, आप अपने दम पे किए हाँ जो नहीं, करना आप करें। इतनी बड़ी सैन्य शक्ति हैं, आप बताते हैं भाई हमारा एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रीन है, हमें पता है कि अगर कोई चोक पॉइंट बनेगा तो उसको कैसे खोलना है, सब बातें ही बातें थी। आप खोल तो पा नहीं रहे हैं, आप 3 हफ्ते थे, पूरा विश्व परेशान है, भारत परेशान, भारत कह रहा है भाई हम सीधा बात करके अपने जहाज निकलवा लेते हैं, ठीक है ना, और भी देश परेशान है, ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, आम आदमी के जीवन पे इम्पैक्ट आ रहा है, सिलेंडर की लाइन लगना चालू हो गई थी एग्जैक्टली भारत में, वो तो धीरे वक्त धीरे रहते अब संभाल लिया सिचुएशन गया, बच गई, हाँ, अब जी 3-4 टैंकर आ गए तो अब चीजें वापस नॉर्मल सिक्योर बढ़ हाँ, रही हैं। अरब नेशंस परेशान जी, है, अरब नेशन परेशान है, वो वो कह रहा है तेल कि का भाई प्रोडक्शन ही नहीं हम करना नहीं चाहते। तो अरब नेशन ने साफ कर दिया कि भाई ये अमेरिका इजराइल का युद्ध है आपके साथ, हमें बीच में कोलैटरल मत बनाइए आप अपना इनसे हिसाब करिए। इसलिए देखिए ना, उन्होंने अभी तक कोई स्ट्राइक्स लॉन्च नहीं की हैं। ऐसा आरोप लग रहा है कि उनके बेसेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक्स अभी तक नहीं की हैं ईरान पे। तो अब आपको क्या लग रहा है, मतलब ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका की जो अब तक की इमेज बची कुची थी वो एकदम ही Yeah. खत्म हो गई, नेटो सपोर्ट नहीं करना चाहता, यूरोपियन नेशन सब पीछे हट चुके हैं, अरब नेशंस भी अब चाह रहे हैं भैया ये जल्दी खत्म करें, अब क्या कर रहे हैं, ट्रम्प की सत्ता खुद अपने हाथ से जा रही, तो क्या आपको लग रहा है आने वाले वक्त में युद्ध से हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि अगर पीछे खींचेंगे तो वो कमजोर दिखेंगे। देखिए ऑफ रैम्प तो अभी कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक नैरेटिव जरूर यूएस और इजरायली मीडिया बनाने की कोशिश कर रही है पिछले 24-48 घंटे से कि ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान रिजीम हैज कोलैप्स्ड, अली लारिजानी को उन्होंने असैसिनेट हाँ। किया, ईरान रिजीम हैज कोलैप्स्ड, बसीज जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है दैट इज ओवर, इस तरह की खबर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक फाइनल बड़ी स्ट्राइक करके हो सकता है ये युद्ध विराम की तरफ ले जाने की अभी स्ट्रैटेजी बनाई हो। पर कोलैप्स कहाँ हुआ, हम सब देख रहे हैं, पूरी रिजीम कितने साल पुरानी है, उनके 6 तो बच्चे थे, 2 लड़कियां, 4 बेटे, और अगर मोस्तबा जाते भी हैं, अभी कह रहे हैं उनकी पैर में चोट वोट लगी है, रूस में अगर है भी तो उसके बाद उनके और बेटे हैं, इसके अलावा जो उनका सलाहकार काउंसिल उसमें से कोई और चीरा आ जाएगा, वो रिजीम खत्म करने में बहुत समय लगेगा जी। तो कितना लंबा खिंच सकता है। देखिए मैंने बोला आपसे कि कोई कौन मीडिएट करेगा, कौन मीडिएटर बनेगा, कहाँ मीडिएशन होगा, इसके बारे में अभी कुछ समझ में और नहीं अगर आ रहा। आपको नहीं लगता सिद्धांत, अगर ट्रम्प को और नेतन्याहू को ऐसा लग रहा था कि हम अगर खामनेई को मारेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, वो धोखे में रहे। नहीं पक्का उनको असेसमेंट था इस बात का कि अगर खामनेई, तभी तो जो यूएस में स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं जो स्ट्रेटेजिक मुद्दों को गंभीरता से समझते हैं, पढ़ते हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि आपको जब पता था कि ये रायता फैल सकता है तो आपने ये रायता युद्ध क्यों ही नहीं फैलने खेलना दिया। चाहिए, हाँ जी। तो आपको ये युद्ध ही नहीं छेड़ना और चाहिए अब था। उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो ये हैं कि लोगों को भड़काना, ये हम खुद नेतन्याहू भी कर रहे हैं, ट्रम्प भी ये कह रहे हैं। और आपको क्या ये बात लगती है कि अगर, क्योंकि लोगों के अंदर ही बहुत ज्यादा विरोध था खामनेई को लेकर, जो खासतौर पर जो जेनजी है, जो युवा थे, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे उनको भड़काने का मौका एक तरीके से यहाँ पर खामनेई को सुनना चाहिए था, आपका एक वक्त था, ठीक है, आप नई पीढ़ी आ रही है, आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा, तो क्या खामनेई की भी कमी आप यहाँ पर देखते हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने, नेतन्याहू ने इसका फायदा उठाया लोगों को भड़का भड़का के? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ईरानियन सिस्टम्स की बात है तो चाहे महिला आज़ादी को लेके मुद्दा रहा महसा हो, अमीनी वाला केस, हाँ है ना, वो जो केस का आपने जिक्र किया, उसके बाद चाहे जिस प्रकार से प्रोटेस्टर्स को क्रश किया गया जब जनवरी दिसंबर में, लारिजानी नहीं किया था, कई हाँ सारे लारिजानी वीडियोस भी, उसके हाँ, लिए हाँ, थे, फिर उसके बाद जैसे वहाँ फ्री मीडिया नहीं है, स्टेट मीडिया है, तो दिक्कतें तो थी। ऐसा तो नहीं कि रिजीम बड़ा ट्रांसपेरेंट था और बड़ा अच्छे से डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस वहाँ चल रही थी। भाई जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही थी, लोग परेशान थे, आप अपना सारा पैसा हथियार बनाने में लगा रहे हो, आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, ईरान, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो अपना पैसा विकास में लगा सारा रहे हैं, पैसा आपने डेवलपमेंट में, हिजबुल्लाह को दिया, हिजबुल्लाह हुती को में, दिया, और लेबनान को आप दे सारा रखा। पैसा अपना कुल मिला के इसी में लगा रहे हो कि हथियार बने और हमें मरेगा, तो गलत बात तो है ना। आपकी आबादी को अंत में भुगतना पड़ता है, इसीलिए विरोध भी बहुत था इस रिजीम का। ईरान के अंदर बहुत तकरीबन 25 से 30% लोग थे जो चाह रहे थे कि ये रिजीम जाए और लोकतंत्र आए ईरान में। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें तो इजराइल उतना मजबूत नहीं है सेना के तौर पर भी, क्योंकि 1 लाख या 62,000 कुछ ऐसी आसपास सैनिक है उसके पास, एक्टिव सैनिक, और उसके पास 6 लाख के आसपास है ईरान के पास। अब क्योंकि कमजोर पड़ता हुआ इजराइल भी दिख रहा है, एक युद्ध में पहले ही वो था, ट्रम्प भी कितनी मदद कर लेंगे, और ट्रम्प सीधे तौर पर तो कूदने वाले नहीं है, ये भी साफ है, वो भले ही आगे प्रमोशन दे देंगे, हाँ ठीक है करो करो, हमें आपके पीछे हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, जो खबरें यहाँ पर आ रही थी कि जो ईरानी ड्रोन्स हैं, ईरानी जो मिसाइल्स हैं, उनका फेक वो बना के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, हाँ ये खबरें तो मैंने क्या सुनी। ये प्रोपेगेंडा हाँ ये है? नहीं, ये खबरें तो छपी हैं। क्योंकि ईरान कह रहा है हमारे तो थे ही नहीं। मेरे पास अभी एक
कोई क्या अब इसका ऑथेंटिक तरीका अब सोर्स से इजराइल और नहीं, ट्रम्प ऑथेंटिक अपना सोर्स रहे से मेरे पास कोई इसका कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन खबरें ओके ज़रूर ये हैं कि जो साइप्रस में बेस ठोका ब्रिटिश फोर्सेस का, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस तरह के तमाम है। देखिए, जब युद्ध होता है ना, तो एक वॉर इन्फॉर्मेशन होती है, वॉरफेयर इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको प्लांट कराया जाता है, उसको बेचा एग्जैक्टली जाता है, उसको पत्रकारों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें इस पर चर्चा हो, क्योंकि उससे उनके नैरेटिव सदते हैं। तो हो सकता है वो ईरान ने ही फायर प्लान किया हो, ओके या हो सकता है वो फॉल्स फ्लैग भी हो, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन अभी ये कह पाना भारत में बैठ के या जैसा किसी भी यूक्रेन पत्र, और हाँ रूस का जब युद्ध शुरू हुआ था तो हाँ भी जापोरिजिया में कहा जा रहा था हाँ कि कुछ हाँ हाँ डोनेस्क और लुहांस्क में कि हाँ गिराए गए थे, खुद रूस ने गिराए थे। हाँ, इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमेशा युद्ध में तो सब दूसरे एक दूसरे, अभी जो ईरान में स्कूल के बच्चे मरे हैं, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे मरे हैं, तो ईरान इसराइल को कह रहा है, इसराइल कह रहा है ईरान ने खुद मारा है, मारे हमें ब्लेम करने के लिए। तो ये तो चला करेगा, ये तो जैसे कहते हैं युद्ध का पार्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली सिविलियन लाइव्स आर लॉस्ट, बट हाँ, ये युद्ध में ऐसे एक दूसरे पे दोषारोपण चला करता है। अच्छा सिद्धांत, मेरा आखिरी सवाल ही होगा। जैसे हम फॉल्स प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे कि प्लांट की जाती हैं स्टोरीज, मुस्तफा खामने अब तक खुलकर तो सामने नहीं आए हैं, कहाँ नहीं पता किसी को। नेतन्याहू के भी बहुत सारे वीडियोस, उंगलियां गिनते हुए, लोग बोल रहे 6 उंगलियां एआई जनरेटेड है। फिर एक वो वीडियो दिखाते हैं कॉफी के साथ, वो भी जब ग्रॉक से पूछा गया तो ग्रॉक ने कहा कि दिस इज एन एआई जनरेटेड वीडियो। तो नेतन्याहू भी हैं कि नहीं, अब तो उसको लेकर भी देखिए, सवाल ये है। एक ना हुक्मरानों का चकल्लस होता है, ठीक है। इस तरह की खबरें जो हुक्मरान और होते वो हैं, इसमें इंटरेस्ट भी हाँ ले रहे हैं। नहीं, जो इस तरह की खबरें होती हैं, वो हुक्मरान बड़ा मज़े लेते हैं इस तरह की खबरों पे, कि जब उनकी मौत की खबर आए तो कौन सा देश कैसे रिएक्ट करता है, कौन से लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो पढ़ने के लिए, देखने के लिए और मज़ा आता है उनको, और एक लेवल की सिंपैथी भी आपके लिए जनरेट होती है। तो जैसे मैंने कहा, ये हुक्मरानों का चकल्लस है। जहाँ तक नेतन्याहू की बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे नहीं लगता इतने दिनों तक बात छुप पाती। और वो बात ज़रूर है कि उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को बोला गया इनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं और ये एआई जनरेटेड तमाम बातें की गई। लेकिन ठीक है, मुझे जैसे मैंने बोला कि इस तरह की खबरें हमेशा आती रहेंगी युद्ध के वक्त प्लांट में, करने के लिए, प्लांट होती रहती हैं। हुक्मरानों को भी मज़ा आता है, मनोबल तोड़ने के लिए हाँ सामने वाले नहीं, का। हुक्मरानों को भी मज़ा आता है कि चकल्लस देखने में क्या चल रहा है ट्विटर पे, तभी हर तो मैंने जगह। कहा वो हाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो और हाँ वीडियोस हाँ, अपने वो बार बार पूरा लगा के। पूरा मज़ा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसको बड़ा सीरियसली लेता है। ट्विटर चैटर चलती है, ट्विटर में एक ट्रेंड बन जाता है, इज नेतन्याहू डेड और अलाइव। एवरीबॉडी लाइक्स सच चैटर। तो देखते हैं सिद्धांत कब ये युद्ध रुकता है, लेकिन अभी तक भारत पर बहुत बड़ा असर नहीं है और बहुत कूटनीतिक जीत भारत के लिए आप कह सकते हैं। जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से भी सारे जहाज हमारे आ रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन चिंता की बात बस यही है कि ये युद्ध अगर रुके तो हालात थोड़े सामान्य हो जाएं। बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमारे थैंक साथ यू। जुड़ने के लिए। थैंक यू।